हेलो एंड वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। आप सबका स्वागत है हमारी इस क्लास में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं एक सीरीज जिसमें हम टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चन को। आपको लास्ट प्रीवियस जो कुछ वीडियोस मिली होंगी, जो कुछ क्लासेस रही होंगी, उस क्लास के अंदर हमने डिस्कस करा है सेल के बारे में। सेल जो कि लिविंग वर्ल्ड का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, सबसे पहला पार्ट होता है। अब आज से जो आपके एमसीक्यूज होंगे वो जेनेटिक्स के ऊपर होंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है, तो ध्यान से पहले ये चीज समझ लीजिए कि जो क्वेश्चंस हैं वो जेनेटिक्स के ऊपर क्यों हो रहे हैं। जो बच्चे हमसे पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा, जो हमसे पहली बार जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। याद रखिए, जब मैंने आपको सेल पढ़ाया था तो सेल के अंदर मैंने आपको बताया था, देखिए सेल के अंदर दो पार्ट होता है। एक तो सेल होता ही है, ठीक है, यहां पे न्यूक्लियस होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्लाज्मा पाई जाती है इसे न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। सेल का जो पार्ट होता है, जैसे इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, इसे साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। क्लियर हो गया? तो प्रोटोप्लाज्म जो है वो टोटल को मिला के कहते हैं, मतलब इस सेल के और न्यूक्लियस के बीच में जो द्रव पाया जाता है, सेल के मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के मेम्ब्रेन के बीच में जो द्रव पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर द्रव पाया जाता है, इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। याद रखिए, न्यूक्लियस के अंदर भी एक छोटा सा सेंटर और पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। कुछ इस तरह से, अगर ये न्यूक्लियस का मैं एक फिगर ले लेता हूं तो इसके अंदर एक और छोटा सा पार्ट पाया जाता है जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। याद रखिए, मैं आपको बताया भी हूं। और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कुछ क्रोमैटिन नेटवर्क, नाम याद रखिएगा, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कुछ क्रोमैटिन नेटवर्क न्यूक्लियोलस तक जुड़े हुए होते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन से कुछ क्रोमैटिन नेटवर्क न्यूक्लियोलस तक जुड़े होते हैं, ठीक है। इनका क्या नाम है? इनका नाम है क्रोमैटिन नेटवर्क। क्या नाम है इनका? क्रोमैटिन नेटवर्क, ठीक है। अब ये काम क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ध्यान से समझिएगा। ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, ये आगे चल के, यानी कि ये सिकुड़ के या आगे चल के क्रोमोसोम्स में परिवर्तित होते हैं। आप सीधा सीधा याद रखिए कि ये किस में परिवर्तित होते हैं, क्रोमोसोम्स में, या क्रोमोसोम्स में परिवर्तित होते हैं। क्रोमोसोम में, जब क्रोमोसोम में परिवर्तित हो जाते हैं तो इसी क्रोमोसोम के अंदर, या आप ये भी कह सकते हो कि ये जो क्रोमोसोम होते हैं, ये कुछ क्रोमोसोम डीएनए में परिवर्तित हो जाते हैं। और इन्हीं डीएनए के अंदर, इसी डीएनए के अंदर जीन पाया जाता है। और ये जो जीन होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो ये ट्रांसफर करता है। क्या करता है? ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर किस चीज का करता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका ट्रांसफर करता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। किस चीज का कहां से कहां तक ट्रांसफर करता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफर करता है फ्रॉम वन टू अनदर, फ्रॉम वन टू अनदर, वन टू एन अदर, अनदर हेरिडिटी, ठीक है, अनदर हेरिडिटी। तो मतलब क्या हुआ, एक पीढ़ी से लेके दूसरी पीढ़ी के बीच में ये कैरेक्टरिस्टिक्स का जो ट्रांसफर है वो किसके थ्रू होता है? जीन के थ्रू होता है। तो चूंकि सेल के ही पार्ट में ये जीन पाया जाता है, इसीलिए मैंने सोचा कि सेल पढ़ाने के बाद, टिश्यू पे जाने के पहले हम जेनेटिक्स के बारे में भी पढ़ लें, क्योंकि हम न्यूक्लियोलस के बारे में पढ़े थे, हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़े थे, लेकिन हम न्यूक्लियोलस से, देखिए ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो सेंटर वाला पार्ट है इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोलस कहते हैं, ठीक है। तो इस केस से न्यूक्लियोलस से और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ये जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, इनके बीच में, ठीक है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस के बीच में ये जो घूमे घूमे से लाइनें आपको दिख रही हैं, इन्हें ही क्रोमैटिन नेटवर्क कहते हैं। तो क्रोमैटिन नेटवर्क के बारे में हमने पढ़ा नहीं था ज़्यादा। आज मैं आपको बता देता हूं कि यही क्रोमैटिन नेटवर्क आगे चल के क्रोमोसोम्स, और फिर क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए, एंड डीएनए के अंदर जीन पाए जाते हैं, ठीक है। और जीन की प्रॉपर्टी क्या होती है, जीन का काम क्या होता है, आप एक तरह से कह सकते हो कि ये जीन का वर्क है। जीन का वर्क क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन टू अनदर हेरिडिटी, एक पीढ़ी से लेकर के दूसरे पीढ़ी में जो भी गुण होते हैं उनको ट्रांसफर करना। जैसे आप लोग देखे होंगे कि आपके घर में कुछ काम ऐसे होता होगा कि जो पापा करते होंगे, ठीक
ठीक है, जो पापा कर रहे होंगे वही काम बच्चा भी कर रहा होगा सेम तरीके से, ठीक है, जैसे उठना बैठना बातें करना कुछ बिल्कुल सेम तरीके से करता होगा। तो वो जो ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां, ठीक है, या आप देखे होंगे कि बच्चा बाबा की तरह से बोलना शुरू कर देता है, ठीक है, तो जो ट्रांसफर हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ जीन, किसकी तरह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ जीन। तो जीन का काम ही होता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सेल के बाद हम जीन क्यों पढ़ने वाले हैं या हम जेनेटिक्स के ऊपर चर्चा क्यों करने वाले हैं। सवाल आता है कि सर ये जो जीन की खोज है या जो जेनेटिक्स की खोज है इसे किसने की। तो याद रखिएगा जो जीन की खोज है या जेनेटिक्स की खोज है इसे ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, ठीक है। अब इन्होंने क्यों की थी, ध्यान से समझिए, सॉरी इन्होंने किस चीज पे की थी, तो मटर के पौधे पे की थी, पी प्लांट के ऊपर इन्होंने ग्रेगर जॉन मेंडल ने जीन की खोज की थी। और याद रखिए इन्होंने हेरिडिटी का यानी आनुवांशिकता का इन्होंने 3 नियम भी दिए थे, ठीक है, जो आगे चल के बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, जिसको सबसे पहले इन्होंने ही दिया था। और आपको बता दूं कि ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे एक तरह के मॉन्क थे, यानी कि संत थे, सन्यासी थे, ठीक है, जो एक बागीचे में रहा करते थे, वहीं पे इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और फिर जो साइंटिफिक उस समय होता था जहां पे साइंस के कह सकते हो आपकी जो जर्नल होते थे वो पब्लिश होते थे, वहां पे इन्होंने अपना पूरा खोज जो है वो जाके उस जगह पे रखा था। जर्नल होता है, ठीक है, वो पब्लिश होता है। जैसे आप कोई लेख लिख रहे हो तो वो लेख जो है कहीं पब्लिश कराने के लिए जाना होता है, तो उसी तरह से इन्होंने जब खोज कर ली तो उसका पूरा डेटा लिखा और उसे पब्लिश कराने के लिए जो साइंटिफिक गैलरी थी या साइंस के फील्ड के लोग जहां रहते थे वहां पे इन्होंने जाके वो लेख दिया, वो जर्नल दिया, जो वहां पे पब्लिश हुआ। और बाद में पता चला कि जब ये, हालांकि किसी ने पब्लिश भी नहीं किया था क्योंकि ये संत आदमी थे, मॉन्क थे, तो इनके लेख को किसी ने सोचा नहीं कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो किसी ने पब्लिश नहीं किया। बाद में बिल्कुल इन्हीं के तरह को लगभग 100 साल बाद कुछ और साइंटिस्ट आए थे, मुझे नाम नहीं याद है, और 3 लोग आए थे, उन तीनों लोगों ने अपना रूल दिया, तो पता चला कि ये जर्नल तो पहले ही आया जा चुका है, मतलब किसी के द्वारा भेजा जा चुका है और आज से 100 साल पहले भेजा जा चुका है। तब जाके इनके जर्नल को वो 3 साइंटिस्टों ने पब्लिश कराया था, ठीक है। हालांकि ये कहानी बहुत बड़ी है, अभी दिमाग से मेरे उतर गई नहीं तो मैं आपको जरूर सुना देता, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। तो सेल जो है वो जीन से संबंध रखता है, तो जीन यानी जेनेटिक्स की खोज किसने की है, तो वो की है ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नाउ क्वेश्चन इज दैट, क्वेश्चन यहां पे आ गया, देखिए अगर आप मेरी बातों को अब तक सुने होंगे ध्यान से तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ध्यान से आप कर सकते होंगे। विच प्लांट ग्रेगर जॉन मेंडल हैड क्रॉस ब्रीड, मतलब किस पौधे के बीजों को इन्होंने क्रॉस कराया था अपने एक्सपेरिमेंट में। तो देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने जेनेटिक्स की खोज में यानी जेनेटिक्स के पता लगाने में किसको खोज कराया था, किसको क्रॉस कराया था, तो पी प्लांट को, मटर के पौधे को इन्होंने खोज किया था, पी प्लांट को इन्होंने खोजा था, ठीक है, सॉरी पी प्लांट पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था। क्लियर हो गया। तो ये चीज मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया। अब देखिए ग्रेगर जॉन मेंडल ने जब जेनेटिक्स के ऊपर वर्क किया, किसके ऊपर वर्क किया, जेनेटिक्स के ऊपर वर्क किया, तो जेनेटिक्स से संबंधित छोटी मोटी कुछ नॉलेज है जिनको आपको पता होनी चाहिए, जिसमें से बहुत सारी चीजें तो मैंने आपको बता दी। जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन से, कहीं ना कहीं इसका मतलब किससे होता है, जीन से मतलब होता है। जीन का काम क्या होता है, तो इसका काम होता है ट्रांसफर करना, ठीक है, ट्रांसफर करना, किस चीज को ट्रांसफर करना, तो कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करना, कहां से कहां तक, तो एक पीढ़ी से वन टू एन अदर हेरिडिटी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको ट्रांसफर करना। ये सब चीजें अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया है, आप लोगों ने नोट भी किया होगा, ठीक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक किसी भी चीज को, किसी भी पीढ़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स को ट्रांसफर करना ही जीन का काम होता है। और इसकी जेनेटिक्स की खोज किसने की थी, याद रखिएगा ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी। बट आपको जान के हैरानी होगी कि जेनेटिक्स की खोज तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने की थी, लेकिन इस जीन वर्ड का, जो ये जीन शब्द है, इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, तो जोहानसन ने किया था। किसने किया था, जोहानसन ने किया था। ये सब याद रखिएगा, बहुत काम आने वाला है आपके, ठीक है। जीन जो वर्ड है इसका इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, तो जोहानसन एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था,
ठीक है, आई होप आप लोगों को क्लियर भी हो गया होगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने के पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, देखिएगा ध्यान से, मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि हमारा जो केवीएस पीआरटी का कोर्स है, ठीक है, केवीएस पीआरटी का जो हमारा कोर्स है वो आपको ऐप के ऊपर अवेलेबल मिल जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हमने एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से डिजाइन करके किया है, जिसमें आपको 300 प्लस वीडियोज, ठीक है, एंड आपको नोट्स खुद बनानी पड़ेंगी और एक एक टॉपिक के स्पेशल वीडियोज स्पेशल टीचर्स के द्वारा उसको खंगाल के रखा गया है। और इतना ही नहीं, हमारे इस केवीएस पीआरटी के कोर्स के अंदर विद इन 3 मंथ्स 850 प्लस स्टूडेंट हमारे साथ आ चुके हैं इस जर्नी में चलने के लिए। और ये स्टूडेंट्स, देखिए मुझे पता है आप भी ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, लेकिन आप क्या सोच रहे होंगे कि सर नोटिफिकेशन आ जाए तब हम ज्वाइन कर लें, नोटिफिकेशन आ जाए तो ज्वाइन कर लें। देखिएगा ध्यान से कि नोटिफिकेशन आने के बाद आपके पास केवल और केवल 90 दिन रहता है, 90 डेज, केवल 90 डेज। और 90 डेज में आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड हो जाएगा। पहला तो ये कि 300 प्लस वीडियोज पर ख़त्म करें, दूसरा ये कि इनकी नोट्स बनाएं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, तीसरा ये कि फिर हम नोटिफिकेशन आने के बाद एमसीक्यूज भी करना शुरू करें। तो देखिए, जो बच्चे हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं वो अपनी नोट्स तैयार कर चुके हैं, अपनी नोट्स बना भी रहे हैं, एंड अभी हम एमसीक्यूज जैसे मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इसी तरह से इन बच्चों का जो हमारे साथ यहां पे जुड़े हुए हैं, इनका टेलीग्राम के ऊपर अलग से वीकली टेस्ट हो रहा है और सारे सब्जेक्ट का टेस्ट हो रहा है, ठीक है। स्पेशल फैकल्टी के द्वारा स्पेशल टेस्ट स्पेशल सब्जेक्ट्स के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो सोचो कि ये बच्चे अभी से तैयार हो रहे हैं और आप अगर नोटिफिकेशन के टाइम पे ये सारी चीजें करने जाओगे तो आप बताओ कि आप आगे रहोगे या पीछे हो जाओगे, आप खुद डिसाइड कर लो। पीछे रहने का ये मतलब नहीं है कि आप फेल हो जाओगे, आप पास हो सकते हो, बट जरूरी नहीं है कि ये आप मेरिट में आ जाओगे। क्योंकि देखो, इंटरव्यू के बेस पे मेरिट लेना और रिटन के बेस पे मेरिट लेना, रिटन में अगर आप 120 प्लस पा गए तो आपका इंटरव्यू में चाहे जितना है आपका सिलेक्शन पक्का है। अब पता चले रिटन में ही आप सिर्फ 95 पाए हो, आप सिर्फ 95 पाए हो, तो इंटरव्यू में ऑब्वियस सी बात है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तो इंटरव्यू में प्रेशर भी रहेगा, तो आपको परफॉर्मेंस खराब हो सकती है। इस वजह से मैं बोल रहा हूं, ठीक है, अभी ज्वाइन करने से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। अब आपको ये भी बता दूं कि इसकी जो डेमो क्लासेस हैं, ये जो कोर्स है इसकी जो डेमो क्लासेस हैं, ये आपको यूट्यूब पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है डेमो क्लासेस की, वहां से भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज आप सिंपल सा द जोरावर क्लासेस ऐप जो है, जो द जोरावर क्लासेस ऐप है, उसको आप प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, आपको वो मिल जाएगा, जिसमें पूरी की पूरी डेमो क्लासेस आपको सबसे पहले ही दिखेगी बिना किसी इनरोलमेंट के। आप उस डेमो क्लासेस को देखिए, फिर आप डिसाइड कीजिए कि आपको कोर्स में इनरोल होना है या नहीं होना है, इट्स अप टू यू, ठीक है। और अभी ये कोर्स केवल 2999 में अवेलेबल है, आगे चल के ये कोर्स चेंज हो जाएगी, इसकी प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, 3999 में हो जाएगी। सो प्लीज़ अभी आपके पास मौका भी है और दस्तूर भी है और आप अच्छे से अपनी तैयारी भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ। जेनेटिक्स जो है वो किस विज्ञान की किस शाखा से संबंध रखता है। इस क्वेश्चन का सीधा मतलब है अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है, अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जो किसके अध्ययन से संबंध रखती है। तो आपको बताना है कि जो अनुवांशिकी है उसके अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है, जो जेनेटिक्स है उसके अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है, किस चीज के बारे में पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं रिलेशन बिटवीन प्लांट्स एंड द एनवायरनमेंट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि प्लांट और एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा जाता है, चूंकि जेनेटिक्स का नाम ही अनुवांशिकी, तो ऑब्वियस सी बात है हम अनुवांशिकता के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में अध्ययन करेंगे, अनुवांशिकता के बारे में हम अध्ययन करेंगे। क्लियर हो गया। एंड आपको बता दूं कि अनुवांशिकता और भिन्नता क्यों लिखा गया। इस भिन्नता का मतलब समझिएगा कि जैसे दो पीढ़ी के बीच में, मान लीजिए एक बच्चे के बाबा हैं, ठीक है, फिर पापा होंगे एंड देन होगा वो प्रेजेंट टाइम का जो बच्चा होगा, ठीक है। तो अब
कुछ भिन्नता इस पीढ़ी से बाबा से और बच्चे के अंदर आ जाएगी, कुछ भिन्नता बाबा से पापा के अंदर आती है, लेकिन कुछ क्वालिटी भी साथ में आती है, कुछ क्वालिटी भी साथ में आती है। इसीलिए आनुवांशिकता के साथ साथ भिन्नता भी लिखा गया है, यानी इनहेरिटेंस के साथ साथ वेरिएशन भी लिखा गया है कि कुछ ना कुछ अलग चीजें भी आती हैं अगली पीढ़ी के अंदर। ऐसा नहीं है कि सब कुछ सेम आता है। क्या आपको पता है कि आप देखे होंगे कि सबके चेहरे एक तरह से होते हैं? ऐसा कभी होता है? बताओ, क्या आपके बड़े पापा, आपके पापा या आपके चाचा सब लोग एक ही तरह के चेहरे से हैं? नहीं, वो भिन्नता है, ठीक है। लेकिन सब लोगों के अंदर एक क्वालिटी होती होगी कि वो सारे लोगों के अंदर पाया जाता होगा, उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को ये चीज भी क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी, ठीक है। तो जेनेटिक्स एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करते हैं? आनुवांशिकता और भिन्नता का अध्ययन करते हैं। जो बच्चे हमसे व्हाट्सएप पे अभी तक नहीं जुड़े हैं, वो अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और अपनी पोस्ट, जिस भी पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो अपने व्हाट्सएप से इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और अपनी पोस्ट लिखकर सेंड कर दें, जिससे उन्हें ब्रॉडकास्ट के एक ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा और उन्हें टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ के नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं या केबीएस से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए, अगर वो आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी गई है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड? देखिए भैया, डीएनए को पढ़ने के पहले आपको पता होना चाहिए डीएनए होता क्या है, ठीक है ना। तो देखिए डीएनए क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होता है? तो होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। अब जैसा कि इसके नाम में ही दिखा है, ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है या राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, सबसे पहली चीज कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है या डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, कैसे बना होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो डीएनए होता है ये डबल हेलिक्स मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इनके बीच में कुछ बॉन्ड्स होते हैं, याद रखिएगा मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं बॉन्ड। ये बॉन्ड जो होते हैं इन्हीं को जीन कहा जाता है। ये जो बॉन्ड हैं बीच में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और इस मॉडल को हम क्या कहते हैं? मॉडल को हम कहते हैं डबल हेलिक्स मॉडल। क्या कहते हैं? डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? डबल हेलिक्स मॉडल कहते हैं। आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो डबल हेलिक्स मॉडल है, इसे वाटसन एंड क्रीक ने खोजा था। इसे किसने खोजा था? वाटसन एंड क्रीक ने खोजा था। तो आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा होगा कि सर डीएनए को किसने खोजा? तो देखिए डीएनए को जो खोजा गया था, डीएनए जो है वो डिस्कवर किया गया था, डिस्कवर्ड बाई एम फ्रेडरिक, डिस्कवर्ड बाई एम फ्रेडरिक, ठीक है। एम फ्रेडरिक के द्वारा इसे खोजा गया था, ठीक है ना। तो एम फ्रेडरिक जो थे, इन्होंने डीएनए की खोज की थी, ये आपको याद होना चाहिए। याद रखिए जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल हेलिक्स मॉडल का होता है, और ये जो स्ट्रक्चर है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज किसने की? इसकी खोज की थी वाटसन एंड क्रीक ने। क्लियर हो गया। याद रखिए एक और नाम आता है बहुत अच्छा सा, जहां से यहां से क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है जंपिंग जीन से। आपको सुन के हैरानी होगी कि जंपिंग जीन का मतलब क्या होता है। आपका होमवर्क है कि आप मुझे बताओगे, जैसा कि टेलीग्राम ग्रुप में मुझे बच्चे बताते हैं और बहुत सारे बच्चे ये भी जानते हैं कि मैं होमवर्क देता ही हूं, तो आपका होमवर्क है कि जंपिंग जीन होता क्या है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, इसके बारे में आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप में बताओगे। बट याद रखिए जंपिंग जीन की खोज जो है, जंपिंग जीन की खोज जो है, इसे बारबरा एमसी क्लिंटॉक ने की थी। आप इतना नाम ना याद रखो, आप सिंपल से याद रखो, एमसी क्लिंटॉक ने की थी, एमसी क्लिंटॉक ने की थी, ठीक है। मेरी स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है, बट आप फीलिंग समझिए, क्योंकि बायोलॉजी की स्पेलिंग थोड़ी सी मेरी अप्स एंड डाउन है, तो उसको आप मैनेज करते रहिएगा, ठीक है। क्योंकि एग्जाम के अंदर आपको स्पेलिंग नहीं लिखनी है, आपको यही लिखना है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए बस। तो होमवर्क आपका क्या है कि जंपिंग जीन क्या होता है इसके बारे में आप बताएंगे, एंड इसकी खोज किस चीज में की गई थी? तो सबसे पहले मक्के के अंदर की गई थी। मक्के के अंदर, कहीं कहीं इसे भुट्टा भी कहा जाता है, ठीक है ना, कहीं कहीं इसे भुट्टा भी कहा जाता है, बहुत अच्छा होता है खाने में, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है।
तो ये था डीएनए का बेसिक नॉलेज जो आपके पास होना चाहिए कि डीएनए की खोज किसने की, तो एम फेडरिक ने की थी। इसका मॉडल कैसा होता है या स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो डबल हेलिक्स मॉडल का होता है। याद रखिए यहां पे ये जो पार्ट बना है, मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करना चाहता हूं। ये जो आप देख रहे हो, ये जो पार्ट बना हुआ है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, तो इसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोमैटिड कहते हैं। अब आप कहोगे सर ये कहां से आ गया, क्रोमैटिड कहां से आ गया? भैया डीएनए जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर पाया जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए पाया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए पाया जाएगा तो कहीं ना कहीं क्रोमैटिड या क्रोमोसोम्स के ही किसी नाम से डीएनए का जन्म होगा। तो क्रोमैटिड जो है, ये जो किनारे किनारे स्ट्रक्चर है, इसे हम क्रोमैटिड कहते हैं। और जहां पे ये क्रॉस करते हैं, ये जो पॉइंट है, इस जहां पे ये क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं, देखिएगा, जहां पे ये क्रॉस करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेंट्रोमीटर। ये जो पॉइंट है जहां पे ये क्रॉस करते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सेंट्रोमीटर। क्या कहते हैं? इसे सेंट्रोमीटर कहते हैं, ठीक है, जहां पे ये क्रॉस करते हैं। क्लियर हो गया? तो क्रोमैटिड से अगर पूछा डबल हेलिक्स मॉडल के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है वो किससे बना होता है, तो क्रोमैटिड से बना होता है। किससे बना होता है? क्रोमैटिड से बना होता है, ठीक है। और उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, अभी इन बॉन्डिंग्स के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको कि इन बॉन्डिंग्स को मैं बॉन्ड क्यों बोल रहा हूं, उसका रीजन भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो चलिए, ये थी बेसिक नॉलेज कि डीएनए जो है वो किससे संबंधित है। अब हम थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं डीएनए के बारे में। देखिएगा ध्यान से, जो डीएनए है इसके बारे में थोड़ी सी और नॉलेज लेते हैं। डीएनए जो होता है, ये तीन, बेसिकली इसके अंदर तीन चीजें पाई जाती हैं। नंबर फर्स्ट है शुगर। नंबर फर्स्ट है शुगर। जब मैं आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने आपको बताया था मोनोसैकेराइड, डायसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो उसी में शुगर, डायसैकेराइड के अंदर मैंने आपको बताया था फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो उसे हम सुक्रोज के नाम से जानते हैं। और शुगर जो कि गन्ने में पाया जाता है, शुगर केन के नाम से वहां पे आपने देखा होगा। और यहां पे जो शुगर है, ये नंबर फर्स्ट, इसमें शुगर पाया जाता है। उसके बाद इसमें पाया जाता है नाइट्रोजनस बेस। पहले तो हम ये जान लेते हैं कि क्या क्या इसमें पाया जाता है। नाइट्रोजनस बेस पाया जाता है। स्पेलिंग मैंने बोला था कि आप ध्यान ना दीजिएगा स्पेलिंग पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, नाइट्रोजनस बेस के बाद इसमें फॉस्फेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फेट पाया जाता है, ठीक है। अब फॉस्फेट से ही शुरुआत कर लेते हैं। तो फॉस्फेट जो होता है, इसके अंदर जो फॉस्फेट पाया जाता है वो फॉस्फेरिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। किस फॉर्म में पाया जाता है? फॉस्फेरिक एसिड के फॉर्म में पाया जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो H3PO4 इसका फॉर्मूला होता है फॉस्फेरिक एसिड का, ठीक है। क्लियर हो गया? बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, फॉस्फेरिक एसिड का फॉर्मूला। अब अगर हम बात करें शुगर के बारे में, तो जो शुगर है वो किस कैटेगरी का पाया जाता है? तो पेंटोज कैटेगरी का पाया जाता है। पेंटोज, हेक्सोज, इस तरह से जो शुगर है वो पाया जाता है। अब देखिए, पेंटोज, हेक्सोज, ये जो मैंने आपको बताया, इसी कैटेगरी का आपने एक और नाम सुना होगा नॉर्मल लाइफ में, आपने सुना होगा ग्लूकॉन डी। इस डी का मतलब क्या होता है, कभी सोचा आपने? इसका मतलब होता है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज नाम होता है इसका, ठीक है। आप कभी सर्च करोगे तो आपके बारे में बताएगा। ये भी एक कैटेगरी का शुगर है। चूंकि शुगर जो होता है या कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जितना सिंपल होगा उतनी इंस्टेंट एनर्जी देगा। तो ग्लूकॉन डी जो होता है, सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट होता है या शुगर का होता है, जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये चीज जो मैंने आपको बताया, ठीक है। पहली चीज क्या है? पहली चीज इसके अंदर है, देखिएगा, सॉरी ये थोड़ा सा मिस हो गया, मैं इसको फिर से बना देता हूं। चलिए, तो यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेस है उसके अंदर दो पार्ट पाया जाता है। एक पाया जाता है प्यूरिन, एक पाया जाता है प्यूरिन, ठीक है। एंड सेकंड पाया जाता है पायरामाइडिन, सेकंड पाया जाता है पायरामाइडिन, ठीक है ना। अब देखिए, प्यूरिन के अंदर दो पार्ट पाए जाते हैं। बेसिकली दो पार्ट कौन कौन से पाए जाते हैं? तो पाया जाता है एडेनिन, एडेनिन, एंड नेक्स्ट है एडेनिन के बाद गुआनिन पाया जाता है इसमें। एडेनिन के बाद क्या पाया जाता है? गुआनिन। एंड पायरामाइडिन के अंदर आप दो पार्ट देखेंगे तो साइटोसिन पाया जाता है
एंड नेक्स्ट है थायमिन पाया जाता है। देखिए आपको ये सब चीज़ें ना ऐसे ही इंग्लिश में याद करनी पड़ेंगी। जितने लोग हिंदी से हैं उनसे मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि भैया ये चीज़ें इंग्लिश में ही मिलती हैं और इंग्लिश में ही पाई जाती हैं। सवाल होता है कि सर ये हैं क्या, तो देखिए ये सारे के सारे एसिड हैं जो ये ऐसी चीज़ें हैं, ये कह सकते हो कि प्रोटीन होते हैं जो अमीनो एसिड में टूट सकते हैं। तो अमीनो एसिड का काम करते हैं, जो अमीनो एसिड में टूट सकते हैं वो यही सब हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस बेस हैं जो अमीनो एसिड में टूट सकते हैं, ठीक है। अभी आपका सवाल यहीं से आया था, तो देखिएगा एक दूसरे के पूरक कौन है। तो एडेनिन का जो पूरक है, वो है आपका थायमिन। एडेनिन का जो पूरक है वो कौन है, थायमिन। एंड गुआनिन का जो पूरक है वो है साइटोसिन। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना है उसका शॉर्ट फॉर्म भी बता देता हूं। तो टी एंड CG ये आपको याद रखना है। याद रखिए कि जो एडेनिन होता है वो डबल बॉन्ड से थायमिन से जुड़ा होता है, एंड जो साइटोसिन होता है ये गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। एंड यही बॉन्ड की बात मैं कर रहा था जब मैं आपको बताया था, क्या बताया था मैं, तो जब मैं आपको ऐसे डबल हेलिक्स मॉडल बताया था तो वहां पे मैंने बताया था कि जो जीन है ये कहीं ना कहीं बॉन्ड से जुड़े होते हैं। ये जो बॉन्ड बना है, ठीक है ना, और इन्हीं बॉन्ड को जीन कहते हैं। और ये जो जीन है ना, ये जो जीन हैं इन्हीं को मैंने आपको बताया था बॉन्ड की तरह होते हैं, ये बॉन्ड की तरह काम करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए ये जो लिंकेज होते हैं, ये जो लिंक हुए हैं एक दूसरे से, इन्हीं को जीन कहा जाता है। एंड इन्हीं को ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया। तो याद रखिए कि जो एडेनिन है वो थायमिन से डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है, एंड जो साइटोसिन है वो गुआनिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू जुड़ा होता है। आगे नेक्स्ट बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसी के बेस पे मिलेंगे। सो मूव टू थर्ड क्वेश्चन, विच कंपाउंड प्रेजेंट इन डीएनए डज नॉट फॉर्म एमिनो एसिड। कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो अमीनो एसिड नहीं बनाएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया ना डीएनए के अंदर चार चीजें तो बेसिकली पाई जाएंगी। एडेनिन पाया जाता है, ठीक है। दूसरा है गुआनिन पाया जाता है, तीसरा है साइटोसिन पाया जाता है, एंड नेक्स्ट आपको मैंने बताया थायमिन पाया जाता है। तो ये चार चीजें जो हैं वो इसके अंदर पाई ही जाती हैं। तो देखो यहाँ पे एडेनिन भी दिया है, गुआनिन भी दिया है, साइटोसिन दिया है, लेकिन यहाँ टायरोसिन दिया है। टायरोसिन जो होता है वो अमीनो एसिड फॉर्म नहीं करेगा। सो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, हमारा ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, टायरोसिन। टायरोसिन जो होता है वो एक ऐसा कंपाउंड होता है, एक ऐसी आप कह सकते हो कि नाइट्रोजनस बेस नहीं होता है जो अमीनो एसिड फॉर्म ना कर सके, ठीक है। खास करके वो किस में नहीं पाया जाता है, तो वो डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता है। तो डीएनए से रिलेटेड ये आपके जानकारी थी जो मैंने आपको दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है चौथा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है, हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन। ये आपका होमवर्क है, ये मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट होगी तो मैं आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बताऊंगा, इन सारे साइंटिस्टों के बारे में बताऊंगा कि इन्होंने क्या क्या किया, हालांकि मैंने सबको पढ़ा रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है कि हु डिलीवर्ड द प्रिंसिपल ऑफ जंपिंग जीन। सो थैंक यू गाइज, एंड नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे इसी क्वेश्चन से। थैंक यू सो मच।